नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना के केसेस 32,000 से बढ़ चुके हैं। अमवात 700 से ज़्यादा हो चुकी। 32,000 केसेस में से 12,000 से ज़ायद केसेस सूबा सिंध से सामने आए। 700 अमवात में से 200 सिंध में हुई हैं। सिंध में एक जानिब कोरोना फैल रहा है, दूसरी जानिब वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, जो इल्ज़ामात लगे हैं इनके जवाबात भी दिए जा रहे हैं। इत्तेहाद की बजाय इंतशार पैदा हो रहा है। इल्ज़ामात की दौड़ में वफाकी और सूबाई क़यादत आमने सामने आ गई। वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा पंजाब की तरह सिंध में भी अपना लोहा मनवाएंगे, और फिर ये बयान देने पर बिलावल भुट्टो ने इनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर दिया। सिंध हमारा है और इंशाअल्लाह सिंध में हम जाएंगे और सिंध में भी इंशाअल्लाह सियासी तौर पर हम अपना लोहा मनवाएंगे, जैसे पंजाब में मनवाया, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में मनवाया। तैयारी कर लो, सिंध में भी इंशाअल्लाह आ रहे हैं हम। क्या मतलब कि आप सिंध में अपना सियासी लोहा बनाएंगे? हम जानते हैं कि आपने अपना सियासी लोहा कैसे बनाया। अब हमें मजबूर ना करे कि हम वो सारे बातें कौम के सामने लेकर आए कि इस जमात का सियासी लोहा पंजाब में कैसे बना। मुझे तो पता है कि किसने इस वजीर साहब को, जब वो हमारा वजीर साहब था, किसने अप्रोच किया। कोरोना के मुकाबले पर मुत्तहद होने के बजाय सियासी बुनियादों पर तकसीम पैदा हो गई है। शिकवे किए जा रहे हैं, शिकायतें लगाई जा रही हैं। जिस वक्त सिंध में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इस वक्त सिंध में और वफाक में इस बात पर भी बहस हो रही है कि तासुब कौन बरत रहा है। वफाक सिंध पर तासुब बरतने का इल्जाम लगा रहा है, तो सिंध यही इल्जाम वफाक पर लगा रहा है। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी, और आज मैं सूबाई तासुब की बू जब देखता हूँ तो मुझे तशवीश होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तासुब में बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की पार्टी थी, पार्टी है और इंशाल्लाह पार्टी रहेगी। तासुब की बू मुझे वफाकी हुकूमत से आती है, क्योंकि पाकिस्तान का वजीर आजम पंजाब का दौरा करता है, केपी का दौरा करता है, बलूचिस्तान का दौरा करता है, लेकिन नहीं, सूबा सिंध वो नहीं आता। सिंध के वजीर सईद गनी ने भी ट्वीट किया है, सिंध हुकूमत जब कोरोना से लड़ने में आगे बढ़ती है तो पीटीआई इस पर चढ़ दौड़ती है। इल्जामात और उनके जवाबात अपनी जगह, सवाल ये कि सिंध में इकदामात कितने किए जा रहे हैं। जो दावे किए गए थे इनमें से पूरे कितने किए गए। सिंध में पहला लॉकडाउन 18 मार्च को लगाया गया। सूबे की आबादी 5 करोड़ के करीब है, जिनमें से 1 करोड़ अफराद दिहाड़ीदार मजदूर है। ये तकरीबन 14 लाख खानदान बनते। लॉकडाउन से सिंध के 1 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए, लेकिन अगले ही दिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वादा किया था कि उन तक खाना पहुंचाया जाएगा। इसके बाद 22 मार्च को वज़ीर आला सिंध ने लॉकडाउन में तोसी देने का ऐलान किया, तो बहुत से ऐसे इकदामात का भी कह दिया जो उनका इख्तियार ही नहीं था। मसलन घरों और दुकानों के मालिकान से कहा गया कि वो किराया न ले। बिजली और गैस बिल्स में रिलीफ के लिए तो एक ऑर्डिनेंस तक तैयार कर लिया गया। गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसके बिजली का बिल इस महीने उससे नहीं लेंगे। यही चीज़ हुई सदन गैस के लिए, ख़ास तौर पे जो गरीब किराएदार हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि उनका किराया भी अगर 1 महीने मुअख्खर कर दिया जाए। आप कहते हैं यूटिलिटी बिल्स हमने माफ़ कर दिए, गैस के बिल माफ़ कर दिए, आप होते कौन है माफ़ करने वाले? आइन ने आपको इख्तियार नहीं दिया। हाउ कैन यू डू इट? फिर जनाब 24 अप्रैल को बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत के इमा पर वादा किया कि न सिर्फ जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाएंगे बल्कि लोगों को रोजगार भी महफूज बनाएंगे। बयानात की हद तक तो बहुत ही खुशनुमा बातें कर ली गई, लेकिन इन ऑन ग्राउंड क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। सिंध हुकूमत ने पहला लॉकडाउन 18 मार्च को किया, इसमें तोसी 23 मार्च तक की गई। इसके साथ साथ में ये दावा किया गया कि लोगों के खाने पीने का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन सिंध हुकूमत ने यह डाटा तक नहीं जमा किया कि इसे कितने लोगों तक इमदाद पहुंचानी है और कहां कहां पहुंचानी। फिर 29 मार्च को वफाक को खत लिखा गया कि जनाब हमें डाटा दे दें। पहले अदाद-ओ-शुमार मांगने में ताखीर की, फिर इमदाद पहुंचाने में ताखीर की। वजह भी यही बताई गई कि हमारे पास तो डाटा ही नहीं था। इसके साथ ही सिंध हुकूमत ने 3.5 अरब रुपए से एक कोरोना रिलीफ फंड बनाया। उस वक्त भी यही दावा किया गया कि गरीबों को राशन इनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना पर अज खुद नोटिस लिया और सिंध हुकूमत पर भरमी का इज़हार किया। अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अफसोसनाक है, राशन तकसीम करने के शवाहिद नहीं मिले, सूबे भर से खाना न मिलने की शिकायत पहुंच रही है कि सिंध हुकूमत की जानिब से मनसूबाबंदी की कमी भूख को जन्म देने लगी। शिकायत आने लगी कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा, जिस मिकदार में राशन की जरूरत है वो पहुंचाया ही नहीं जा रहा। सिंध की आवाम अपनी हुकूमत
हुकूमत से कहने लगी कि या हमें राशन दे दो वरना मौत दे दो। सिंध की आवाम भूख की शिकायत करती रही, राशन ना मिलने की शिकायत करती रही। पूरा अप्रैल गुजर गया लेकिन सिंध हुकूमत डाटे का इंतजार करती रही। 1 मई को बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर यही शिकायत की कि वफाक ने इन्हें डाटा नहीं दिया। यही तो सवाल है कि जनाब कहां पहुंचाया? वो क्यों कैमरे की आंख से ओझल रहा? वो क्यों लोगों के पेट में नहीं गया? उनको नजर क्यों नहीं आया? उनके हाथ तक क्यों नहीं आया? वो डाटा आवाम से क्यों नहीं शेयर किया गया? मीडिया से शेयर क्यों नहीं किया गया? फिर जनाब 5 मई को सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह साहब ने बताया कि उनकी हुकूमत ने 5 लाख राशन बैग तकसीम किए हैं। इमदाद की तकसीम पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद। सिंध हुकूमत की जानिब से गरीबों को राशन पहुंचाने के ऐलान को अब तकरीबन 2 महीने होने जा रहे हैं और अब हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ ये है कि पहले तो इन्हें डाटा नहीं मिला, फिर वफाक ने एहसास प्रोग्राम शुरू कर दिया, यानी ताखीर को तस्लीम किया। साथ ही ये भी कहा कि हुई जो ताखीर तो कुछ बायस ताखीर भी था। तो पैकेज में पहले जो था इसमें हम लोग देना चाह रहे थे तो रजिस्ट्रेशन के जरिए इमदाद और दीगर चीजें, उसमें डिले जरूर हुआ था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, नादरा की तरफ से लेट हुआ। फिर जब सब तैयारी हो गई तो फिर पीटीए की तरफ से आ गया था, फिर उनसे भी बात हुई थी उनके जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब थे, लेकिन उसमें इतना टाइम लग गया कि फिर ये जो प्रोग्राम था एहसास प्रोग्राम ये शुरू हुआ तो फिर वो डुप्लीकेशन का भी खर्चा था, दीगर चीजें थी। डाटा मांग रहे हैं, डाटा आ रहा है, डाटा आ जाएगा, बस यही होता रहा। वक्त गुजर गया, यहाँ तक कि लॉकडाउन ही खत्म हो गया और अब राशन घर घर पहुंचाने की जरूरत ही नहीं रही है। ऐसा क्यों हुआ? जवाब लेंगे सिंध हुकूमत के तर्जुमान जनाब आप साहब से। मुस्लिम साहब शुक्रिया। सर सबसे पहले जो वफाक आप पर एतराज कर रहे हैं वो ये है कि जो काम आपके करने का नहीं था वो कर रहे हैं और जो आपका इख्तियार नहीं था आप वो कर रहे हैं। जैसे आप गैस के बिलों में रियायत दे रहे हैं, बिजली के बिलों में रियायत दे रहे हैं। आपने कहा मालिक मकानों को कि वो किराया ना ले अपने किरायादारों से, तो ये वो काम थे जो आपके करने के नहीं थे। रिलीफ जो आप देना चाह रहे हैं असल में वो आप दे नहीं सकते, ये वफाक का आप पे इल्जाम है। तो किसके इख्तियार हैं ये अली साहब? वफाक कहता है हमारा इख्तियार है, मतलब गैस के बिलों के हवाले से जो है वो माफी देना, रियायत देना हमारा इख्तियार है। आप ये कह रहे हैं कि किराए के जो मामलात हैं वो वफाक का इख्तियार है। आप ये कह रहे हैं कि स्कूल की फीस को कम करना वफाक का इख्तियार है। आप ये कह रहे हैं कि मजदूरों को, मुलाजमीन को उनकी नौकरियों से बेदखल ना करना ये वफाक का इख्तियार है। ये अगर वफाक का इख्तियार होता, ये वफाक कह रहा है सर, अली हैदर नहीं कह रहा सर। नहीं अली हैदर मुझे पता है, वफाक कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपके सामने जो दलील पेश कर रहा हूं, अगर वफाक से पूछ लें कि किस बेसिस पर वो ये कह रहे हैं तो शायद मेरी तस्हीह हो जाएगी। हाँ अलबत्ता बिजली और गैस के हवाले से वफाक की बात हमें समझ आई। उसके जवाब में मैं सिर्फ ये गुजारिश कर सकता हूं कि अगर आइन का आर्टिकल 157 एक बार वफाकी हुकूमत पढ़ लें तो वफाकी हुकूमत को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि उसके अंदर आइन पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि जिस सूबे के अंदर गैस दी जाएगी उस सूबे का ये हक होगा कि उसके टैरिफ को डिटरमिन कर सकता है। तो उस आईनी प्रोविजन को इस्तेमाल करते हुए सिंध हुकूमत ने उसकी काबीना ने फैसला किया। गवर्नर साहब ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया। हम बजाय इसके कि कानूनी बहस में जाते, बजाय इसके कि लफ्जी गोलाबारी होती, सिंध हुकूमत ने मुनासिब ये समझा क्योंकि हमारी नीयत आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करना था, हमारा मकसद आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करना था। हमने मुनासिब ये समझा कि वो जो ऑब्जेक्शनेबल चीज है जिसपे गवर्नर साहब ने अपना ऑब्जेक्शन डाला है बिजली और गैस के हवाले से, उसको हम उस ऑर्डिनेंस से डिलीट कर देते हैं। बाकी तमाम चीजों को हमने गवर्नर साहब को आज भिजवा दिया है। हम पुरुमीद हैं कि गवर्नर साहब अब उस ऑर्डिनेंस को मंजूर कर देंगे। जहां तक बिजली और गैस का ताल्लुक है, 25 मार्च से लेके आज तक वजीर आला सिंध बार बार ये चीज वफाकी हुकूमत के सामने रखते रहे हैं कि पाकिस्तान भर में बिजली के जो बिल हैं, गैस के बिल हैं, उसके अंदर कटौती होनी चाहिए, उसमें रियायत होनी चाहिए। अगर वफाक ये समझती है कि वो ये चीज कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ वफाक को फौरी तौर पर यह काम करना चाहिए ताकि एक आम आदमी को कोई रिलीफ वफाक की जानिब से भी मिल सके। अच्छा बिल्कुल ठीक। अच्छा अब मुर्तज़ा वहाब साहब, सही बताऊं तो मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में, इसका ताल्लुक ना चैनल की पॉलिसी से हो सकता है ना किसी और से, माय पर्सनल ओपिनियन, आवाम को इस वक्त रिलीफ की जरूरत है। डेस्परेट टाइम्स डिमांड डेस्परेट मेजर्स। 2+2 की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। रिलीफ
जो भी दे, जिस तरह मर्जी अवाम को दे, अवाम तक पहुंचना चाहिए, एक बात। लेकिन सर जो अगला इल्जाम आप पे लग रहा है वो थोड़ा सा मैं समझता हूं कि वो क्वेश्चनेबल है, उस पे बात हो सकती है। वो ये कि सर आप पहले लॉकडाउन लगा रहे हैं, 18 मार्च को आपका पहला लॉकडाउन लगा, फिर आपने कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को राशन भी देंगे। राशन अगले 7-8 दिन किसी को नहीं मिला, फिर 29 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि हमारे पास तो डाटा ही नहीं है सर। फिर कम से कम कोई 1-1.5 महीना गुजर गया और 1 मई को बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अभी तक हमारे पास डाटा मौसूल नहीं हुआ। मतलब राशन ना दे पाने की जो वजह बताई जा रही है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, सर वो ये कहा जा रहा है हमें डाटा नहीं मिला। तो सर फिर आपने ऐलान पहले कर दिया कि हम राशन देंगे, डाटा आपके पास अभी तक नहीं है, और कल नासिर शाह साहब ने कहा है मेरे प्रोग्राम में कि हमने 5 लाख राशन बांट भी दिए, डाटा आपके पास था नहीं। अच्छा, आपने अली साहब जो बात की कि बुनियादी मकसद जो है वो रिलीफ से होना चाहिए, इस वक्त आप कान यहां से पकड़ें यहां से पकड़ें, इस वक्त हर हुकूमत का एक ही मकसद होना चाहिए, किस तरीके से गरीब आदमी को, मुतवस्सित तबके के आदमी को, जो शख्स इस वक्त मुलाजमत में है उसको किस तरीके से सिक्योर कर सकता है, कैसे उसको रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। तो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट करे, लोकल गवर्नमेंट करे, वफाकी हुकूमत करे, मैं समझता हूँ जो भी ये काम करे ये अच्छा काम होगा, फौरी तौर पर होना चाहिए। जहां तक ये जो आपने डेटा के हवाले से बात की, हमारा पहला मकसद ये था अली साहब कि हम लोगों को उनके घरों के अंदर पैसे पहुंचाएं, उनके अकाउंट्स में वो पैसे ट्रांसफर करें। उसमें हमको दिक्कत यह आई कि पूरे मुल्क में कोई डेटाबेस अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर आप इस बात का तयन कर सके कि कौन सा मजदूर, कौन सा डेली वेज वर्कर कहां पर है। इसलिए सिंध हुकूमत ने लेकिन सर कोई मैकेनिज्म तो निकलता ना इसका, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं। मैकेनिज्म तो फिर आप निकाल लेते कम से कम, कि जो कि ये एक मुश्किल तो है, इसमें कोई आपकी बात मैं एग्री करता हूं, ये ठीक मुश्किल थी और मुश्किल अभी भी है, लेकिन सिर्फ फलाही इदारे जो काम कर रहे होते हैं उनके पास डाटा होता है, मतलब कुछ तो इस मामले में हेल हुज्जत की होती ना। आवाम को तो ये हम जाके उज़र पेश नहीं कर सकते कि हमारे पास डाटा नहीं था भाई। नहीं, देखिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ समझने की जरूरत है। अगर मुझे आप कंप्लीट करने दे बात अली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने की है जी। जितना भी नेशनल डेटाबेस है वो किसी भी सूबाई हुकूमत के पास अवेलेबल नहीं है, वो नादरा के पास अवेलेबल है, वो FBR के पास अवेलेबल है, वो स्टेट बैंक के पास अवेलेबल है। सिंध हुकूमत ने जो फैसला किया था कि हम लोगों को एक रिलीफ पैकेज देंगे, लोगों के अकाउंट्स में पैसे मुंतकिल करेंगे, उसमें सिंध हुकूमत ने एक सेफगार्ड मैकेनिज्म डाला था कि अगर कोई शख्स जिसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि टैक्स पेयर है, अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने बैरून मुल्क ट्रैवल किया है, तो उसको ये मराहत नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सिंध हुकूमत ने एक तरफ ये कहा कि हम टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू लोगों को रजिस्टर करना स्टार्ट करेंगे, बट एट द सेम टाइम हमने वफाकी हुकूमत से मदद मांगी कि आप हमें अपनी डेटा को रसाई दें। अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत ने चूंकि हमें डेटा की रसाई नहीं दी, इसलिए वो हम काम कंप्लीट नहीं कर पाए। इसके बाद हमने फिर फैसला किया कि चले फिर राशन देने का प्रोसेस स्टार्ट करें। 5 लाख खानदानों को सिंध भर में सिंध हुकूमत ने राशन प्रोवाइड किया और तकरीबन 5,10,000 खानदानों को प्राइवेट सेक्टर ने, हमारे मुखैर हजरात ने, NGOs ने राशन प्रोवाइड किया। तो तकरीबन 10 लाख खानदान है जिनको राशन इस प्रोसेस में प्रोवाइड किया। इसका फिर लुब्बे लुबाब ये निकलता है, देखिए वजह कोई भी हो सर, वफाक वजह बना हो, डाटा का कलेक्ट ना हो पाना वजह बना हो, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कुछ हो नहीं पाया। लॉकडाउन भी अब तो खत्म हो गया, अब शायद लोगों को जरूरत भी ना पड़े राशन, लेकिन जो चीज वादा जिसका किया गया था सर वो फिर हो नहीं पाया। देखिए अली साहब, आपका अपना नुक्ता नज़र है, मैं आपके नुक्ता नज़र का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं इस नुक्ता नज़र से इत्तफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि 10 लाख खानदानों को राशन पहुंचाना 1-1.5 महीने के प्रोसेस में मैं समझता हूँ एक बड़ा काम था। कुछ रिलीफ तो लोगों को मिली, इसके अलावा हमने तकरीबन 60 करोड़ रुपए जो ज़कात के थे खानदानों को देने वाले, 96,000 खानदान ऐसे हैं जो सिंध के अंदर रजिस्टर्ड थे, उनको हमने वो पैसे ट्रांसफ़र किए। तो मैं समझता हूँ आपकी राय है, राय का मैं एहतराम करता हूँ, बट एहतराम के साथ साथ मैं इख्तलाफ करता हूँ। मैं समझता हूँ रिलीफ जितनी हम दे सकते थे हमने वो रिलीफ दी, और मैं इस बात को वाजे करना चाहूँगा कि असल रिलीफ जो है वो तो हमने अपने प्रोएक्टिव फैसले करने से जो इसका फैलाव था उसको रोक कर जो रिलीफ दिया, मैं समझता हूँ लोग याद रखेंगे इन द लॉन्ग रन कि जो सिंध हुकूमत के बरवक्त फैसले थे उसके क्या मुस्बत असरात हम सब ने, हमारे घर वालों ने फेस किए हैं। ठीक है मुर्तज़ा साहब, आप साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जो कोरोना के अलावा इस वक्त पाकिस्तानियों को चैलेंजेस दरपेश, उन चैलेंजेस का जिक्र करेंगे इस वक्फे के बाद।
नाज़रीन, कोरोना के दिनों में चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक मसला सामने आ जाता है। एक बार फिर मजहबी इज्तिमात का मामला सर उठा रहा है। परसों 20वां रोजा होगा और इसी शाम को रोजादार एतकाफ बैठते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि वबा के दिनों में जब हर तरह के इज्तिमात खतरे से खाली नहीं है, एतकाफ कैसे बैठा जाए? क्योंकि फतवा भी जारी कर दिया गया है कि मर्दों का एतकाफ मस्जिद के बगैर मुमकिन नहीं हो सकेगा। लाहौर की जामे नईमिया के फतवे के मुताबिक मर्दों का घरों में एतकाफ बैठना जायज़ नहीं है और कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मसाजिद में एतकाफ किया जाए, जबकि हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र बच्चों, बूढ़ों और बीमारों को मस्जिद में एतकाफ बैठने से मना कर दिया गया। दूसरी जानिब कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में इज्तिमाई एतकाफ के इज्तिमात मनसूख कर दिए गए हैं। महकमा औकाफ पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक औकाफ के ज़ेरे इंतज़ाम मसाजिद में इज्तिमाई एतकाफ नहीं होगा। नाज़रीन, सुन्नत रसूल की अदायगी मसाजिद में 4 से 5 लोग एतकाफ बैठेंगे और इनके लिए भी अलग अलग हुजरे बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में इज्तिमाई एतकाफ का सबसे बड़ा इज्तिमा मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में होता है, जिसमें अंदरून व बैरून मुल्क से कमोबेश 25,000 मर्द व ख़वातीन शरीक होते हैं और मिनहाजुल कुरान इंतज़ामिया ने भी इस साल शहर एतकाफ को मनसूख कर दिया। इसी तरह जामे अशरफिया, बादशाही मस्जिद, जामे मस्जिद दाता दरबार, जामे मंसूरा समेत दावत इस्लामी के ज़रिए एहतमाम हज़ारों मसाजिद में इज्तिमाई एतकाफ के प्रोग्राम्स मनसूख किए जा चुके। इसलिए दाता दरबार इंतज़ामिया ने इज्तिमाई एतकाफ के लिए दरख्वास्तों की वसूली नहीं की, जबकि बादशाही मस्जिद में भी एतकाफ बैठने वाले ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्तें वसूल नहीं की गई हैं। लाहौर की तरह मुल्क भर के दीगर शहरों में भी एतकाफ के हवाले से उलमा और सूबाई हुकूमतों के दरमियान बातचीत जारी है। अब मामला ये है कि एक जानिब फतवा सामने आ चुका है कि एतकाफ तो सिर्फ मस्जिद में ही हो सकता है, दूसरी जानिब एतकाफ के प्रोग्राम मंसूख किए जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, जो लोग एतकाफ बैठना चाहते हैं अब वो क्या करें? क्योंकि मसाजिद में बाजमात इबादत और तरावी के हवाले से पहले भी इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। उलमा का एक तबका हर सूरत मसाजिद में तरावी की नमाज के लिए बज़िद था, जबकि मौलाना फजलुर रहमान समेत कुछ उलमा मुख्तलिफ राय रखते थे। तरावी एक डेढ़ घंटा होती है, तो उसके लिए तो मैं कहूँगा वाज़े तौर पर के, और वो है भी सुन्नत मुअक्कदा, कोई वो फ़र्ज नहीं है। लिहाजा लोग अगर अपने घरों के अंदर तरावी पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। उलमा इस बात पर इसरार करते थे कि कोरोना वबा के बावजूद मसाजिद को खोला जाए, जिसके बाद आखिर हुकूमत और उलमा में एक तरीक़ा कार के तहत इत्तेफाक राय हो गया था और 20 नुकाती SOPs के तहत मसाजिद में बाजमात इबादत और जुम्मे के इज्तिमात से पाबंदी उठा ली गई थी। लेकिन अब एतकाफ के हवाले से मामला किस तरह हल किया जा सकेगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा रमी साहब और हमें ज्वाइन किया है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब ने। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रमी साहब, फतवा जो कि आपके इदारे की तरफ से ही आया है, सर अब मसाजिद में और उन तमाम जगहों पे जहां पे एतकाफ बैठा जा सकता था वहां पर पाबंदी लग रही है। आप ये फरमा रहे हैं कि घर में एतकाफ हो नहीं सकेगा, मर्द हजरात का मस्जिद में ही जाकर होगा। तो सर ये इसका हल क्या है? क्या कोई दरमियाना रास्ता भी है इसका? क्या कोई गुंजाइश मर्द हजरात के लिए पैदा हो सकती? बहुत शुक्रिया आपका अलहदर साहब। बात बहुत वाज़ेह है और इस बात के अंदर कहीं पर भी कोई एम्बिग्विटी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्किदा है। आपने मुसलसल माह रमज़ान में जब आप मदीना मुनव्वरा में क़याम पज़ीर रहे, जितना अरसा भी आपने एतकाफ़ किया, आखिरी 10 दिन में किया। सफ़र की वजह से एक दफ़ा नहीं कर सके तो रवायात में यह आता है कि शवाल के आखिरी 10 अय्याम में आपने किया। और फिर जिस साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दापोशी होनी है, उस साल में आपने 20 दिन का एतकाफ़ किया। कुरान करीम में 2 मकामात पे एतकाफ़ के हवाले से ज़िक्र है। वह अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद, सूरह बकरा 187 नंबर आयत है। और फिर एक और जगह पे ये कहा गया कि खाना काबा को पाक कर दिया जाए नमाज़ पढ़ने वालों के लिए और पाकीज़ा लोगों के लिए और एतकाफ़ करने वालों के लिए। तो ये दोनों इस बात की और इस अमर की तरफ निशानदेही कर रही हैं कि जो एतकाफ़ की इबादत है, इसके लिए जो प्लेस, जो मकाम और जगह इस्तेमाल होनी है या जहाँ पर यह परफॉर्म होनी है, वो मस्जिद की 4 दीवारी है, मस्जिद के अंदर है। अब आगे इसकी हैसियत का तयन जो फ़ुक़हा ने बड़ी तफसील के साथ इसको ज़िक्र किया है, वो ये है कि ये सुन्नत मुअक्किदा है अलल कफ़ाया
कि अगर इसमें दो अक़वाल हैं कि एक इलाके के अंदर जहाँ पे एक मस्जिद है जो कि जितने भी वहाँ के रहने वाले नमाजियों को एंटरटेन करती है, वहाँ पे वो आते हैं, तो उनमें से कोई एक भी अगर वहाँ पे क़याम पज़ीर हो जाएगा एतिकाफ़ के लिए, यानी कम से कम एक फ़र्द भी आ जाएगा, तो वो एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल कफ़ाया हो जाएगा और वो तमाम अहले महल्ला की तरफ से बरी ज़िम्मा हो जाएगा। और एक राय इसमें यह भी है कि अगर पूरे शहर में से कोई एक शख्स भी बैठ जाता है तो वह तमाम की तरफ से कफ़ायत कर जाएगा। इसमें जो आहवत है वो यही है कि एक जामिया मस्जिद में कम से कम एक शख्स आ जाए। हमने जो अपनी फ़िक़ही राय मुरतब की है उसमें इसी तरफ इशारा किया है कि इससे पहले जो हम एतिकाफ़ देखते थे वो कसीर तादाद में 200, 300, बल्कि बास मसाजिद जिस तरह ताता गंजबख्श अली हुजवरी अलैहि रहमा की जामिया मस्जिद है, वहाँ पे 3000 से ज़्यादा अफराद एतिकाफ़ में बैठते थे। इसी तरह बाशी मस्जिद में ख़ुद हमारे इदारे के अंदर भी 50 से ज़्यादा अफराद एतिकाफ़ में बैठते थे, लेकिन इस दफ़ा इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि नहीं जनाब, इतने इज्तिमाई एतिकाफ़ इस कोरोना वायरस के हालात के अंदर, वबाई कैफियत के अंदर ज़रूरी नहीं है। जो कम से कम अदद है एक का, अगर वो भी हो जाता है तो वो सुन्नत मुअक्कदा अलल कफ़ाया की बुनियाद के ऊपर पूरा हो जाएगा। और फिर मस्जिद की आपने इसका एक हल भी बड़ा बेहतरीन बता दिया मेरे ख्याल में, क्योंकि वबा का ये एक सिलसिला चल रहा है और उसमें इसकी एहतियात को भी आपने मद्देनजर रखा है। तो मैं किबला गामदी साहब आपकी तरफ आता हूँ सर, क्योंकि मेरा सवाल थोड़ी देर पहले ज़रा मुख्तलिफ था, अब उसमें थोड़ी तब्दीली आ गई, क्योंकि मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि डेस्परेट टाइम्स डिमांड डेस्परेट मेजर्स, तो डेस्परेट टाइम है उसमें अगर घर पे एतकाफ़ बैठना चाहें तो क्या किफ़ाया अदा हो जाएगा? आपकी इसमें क्या राय है? अलामा साहब की राय मुख्तलिफ है और वो साथ में इसका हल भी दे रहे हैं कि एक आदमी पूरे मोहल्ले को रिप्रेजेंट करने के लिए भी बैठ सकता है वहाँ पे। ये एतकाफ एक नफल इबादत है, ये कोई लाजिम नहीं की गई, इसकी सही जगह मस्जिद ही है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बिल्कुल मस्जिद से मुत्तसिल था, लेकिन आप भी कभी घर में एतकाफ पर नहीं बैठे, हमेशा मस्जिद नबवी में एतकाफ पर बैठते थे। रसूलुल्लाह सल्लम की अज़वाज मुताहरात के लिए भी मस्जिद ही में खैमा लगाया गया और वो वहीं एतकाफ के लिए बैठी। तो एतकाफ के बारे में तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो मस्जिद ही में होता है। वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, खुद कुरान ने इसको बयान कर दिया है। ये इस्तरार की सूरत हाल है। इसमें आप देखते हैं कि जमात की सफ़ें भी 6-6 फुट के फासले पर मुतय्यन की गई, इसमें नमाज घरों में पढ़ने की तलकीन की गई। तो ये इस्तरार की सूरत बिल्कुल अलग होती है। इसमें अगर कोई अपने घर में कोई गोशा मुंतखब कर लेता है और वहाँ बैठ के अल्लाह को याद करता है, इबादत करता है, अल्लाह ताला की किताब का मुताला करता है, तो तवक्को की जा सकती है कि अल्लाह उसे एतकाफ़ी का अजर अता फरमा देंगे। ताहम जब ये पूछा जाएगा कि एतकाफ क्या होता है तो यही बताया जाएगा कि वो मस्जिद में अलग होकर बैठना है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। यानी मैं किबला आपकी बात से ये समझा कि गुंजाइश इन हालात में निकल सकती है, क्योंकि नमाज भी हमने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज भी मस्जिद में ही अदा की, उसी को अफजल करार दिया, लेकिन इन हालात में नमाज भी घर पढ़ने की तलकीन अगर की जा रही है तो एतकाफ भी अगर किसी घर के पाक कोने को सिलेक्ट कर लिया जाए और वहाँ पर एतकाफ बैठा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। जी, इसी उसूल के ऊपर हमारे जो हनफी फुक़हा हैं उन्होंने औरतों को इजाजत दी है। एतकाफ तो मैंने जैसे अर्ज किया, औरतें हो मर्द सब के लिए मस्जिद ही में है, लेकिन हनफी फुक़हा औरतों को क्यों इजाजत देते हैं? उनकी इसी मजबूरी के पेश नज़र के मस्जिदों में बंदोबस्त नहीं होता, उनके लिए वहाँ उस तरह का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होता, तो इजाजत दे दी जाती है कि वो घरों में एतकाफ कर लें। तो इस्तरार, मजबूरी, खुसूसी हालात में किसी इस्तिस्ना को बयान करना बिल्कुल अलग बात है, लेकिन साथ साथ ये बताते रहना चाहिए कि एतकाफ असल में मस्जिद ही में हुआ करता है। बिल्कुल ठीक। तो रागिब नईमी साहब, ये जो बात अभी गामदी साहब ने की है, मजबूरी की हालत में, इस तरह के हालात की हालत में अगर आप जाते हैं घर को सिलेक्ट करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पे मिसाल उन्होंने ख़वातीन की दी, ख़वातीन को भी बाज़ मजबूरियों के तहत ही आप फुक़हा ने ही इजाज़त दी कि वो घर में एतकाफ़ में बैठें। तो अब हालात जो कि मुख्तलिफ हैं, आपके नज़दीक गुंजाइश निकलती है नईमी साहब?
देखिए, बात ना बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ कुरान करीम की नस है और उस नस की रोशनी में जब हम बात करते हैं, जिस तरह गांधी साहब ने भी ये बात फरमाई है कि इसकी सही जगह और सही मकाम वो मस्जिद ही है, और जिस तरह गांधी साहब ने ये फरमाया है कि गालिबन उसे सवाब मिल जाए एतकाफ़ का, तो ये गालिबन है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ज़न के बगैर है वो तो हकीकत आप कह रहे हैं कि इसमें गुमान रहेगा कि आया सवाब मिला या नहीं मिला, अफजल यही है कि मस्जिद में एतकाफ बैठा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रामा रागिब नईमी साहब आपका, गांधी साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। मदाखलत नहीं अमन चाहते, बाहमी एहतराम चाहते और बराबरी की बुनियाद पर चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईरान को वाज़ेह पैगाम दे दिया है। हाल ही में पाक ईरान सरहद के करीब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। इस हमले में 6 एहलकार शहीद हुए। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल बाकरी से टेलीफोनिक रब्ता किया और एहलकारों की शहादत पर तशवीश का इजहार किया। सरहद पर सिक्योरिटी इकदाम बढ़ाने पर बात की गई। पाकिस्तान ईरान के साथ 950 किलोमीटर तवील सरहद पर बाड़ लगा रहा है। आर्मी चीफ ने ईरानी हम मनसब को इस बारे में भी आगाह किया और उनका ताउन मांगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बाढ़ से दहशतगर्दों और स्मगलर्स को रोकने में मदद मिलेगी। बॉर्डर सिक्योरिटी और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए दोनों ममालिक को आपस में ताउन करना होगा। पाक ईरान सरहद पर बाढ़ बहुत ही जरूरी है नाज़रीन, बहुत ही अहम है, क्योंकि ये सरहदी जो है वो इंसानी स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत और सरहद पार से अस्करियत पसंदी के लिए बदनाम है और बाढ़ के बगैर इस पर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन है। जब तुफ्तान से ज़ायरीन को लाया गया था तो इस वक्त बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने एतराफ़ किया था कि अगर हुकूमत ज़ायरीन को ना लाई तो वो किसी को पैसे देकर सरहद पार कर लेंगे। आपने खुद सुना, पाकिस्तान समझता है सरहद पर दहशतगर्दी के लिए ईरानी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। मुसद्दक़ इत्तलात हैं कि दहशतगर्द हमला करने के बाद ईरानी सरहदी हुदूद में जाकर पनाह ले लेते हैं। गुज़िश्ता साल अप्रैल में भी बलूचिस्तान के इलाके ओरमारा में 14 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया गया था। इस वक्त पाकिस्तान ने कहा था कि हमला आवर ईरान से आए थे। वारदात के बाद पाकिस्तान ने ईरान से एहतजाज किया था। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। दिसंबर 2018 में भी ईरान सरहद के करीब दहशतगर्दों ने फ्रंटियर कोर के काफिले पर हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने ईरानी सफीर दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज भी किया। ईरानी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का एक और ठोस सबूत कुलभूषण यादव की सूरत में मौजूद। ये भारतीय जासूस ईरान में रहते हुए अपना नेटवर्क पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था और ईरान के रास्ते ही पाकिस्तान आया था। ईरान कराची के बदनामे जमाना गैंगस्टर उज़ैर बलोच को भी इस्तेमाल करता रहा। उज़ैर बलोच पर पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद की टारगेट किलिंग का इल्जाम है और यही उज़ैर बलोच JIT के सामने एतराफ़ कर चुका है कि वो ईरानी एजेंसी के लिए जासूसी करता था। जब कराची में जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, उस वक्त ईरान ने उज़ैर बलोच को चाहबहार में पनाह दे रखी थी। जो दस्तावेजात उज़ैर बलोच को तैयार करके दी गई, इसमें शहरियत भी ईरान की लिखी गई। एक जानिब ईरान की जानिब से पाकिस्तान ने मदाखलत के शवाहिद मौजूद है। इसके बावजूद जब ईरान को जरूरत पड़ती है, पाकिस्तान उसकी मदद करता है। अक्टूबर 2018 में ईरान के 12 के करीब सरहदी मुहाफिजों को अगवा किया गया और पाकिस्तान ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में इन्हें बाजियाब कराया था। पाकिस्तान ने ईरान को मतलूब दहशतगर्द अब्दुल मालिक रेगी की गिरफ्तारी में भी अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान ईरान को की सऊदी अरब के साथ सालसी की कोशिश भी कर चुका है और ईरान से कशीदगी कम करने के लिए अमेरिका से भी बात कर चुका है। पाकिस्तान तो ईरान से ताउन करता है, बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ईरान के लिए आवाज उठाता है, ईरानी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करता है। क्या अब आर्मी चीफ की टेलीफोनिक कॉल के बाद ईरान भी पाकिस्तान से ताउन करेगा? पूछेंगे जनरल रिटायर्ड अम साहब से। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको लगता है सर कि ईरानी गवर्नमेंट संजीदगी के साथ ताउन करेगी पाकिस्तानी आर्मी से, पाकिस्तानी हुकूमत से, और वाकई संजीदगी के साथ जो नेटवर्क उनकी ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ ईरानी गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, संजीदगी के साथ ताउन करने के अलावा ईरान के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। ईरान में भी टेररिज्म होता रहा है, पाकिस्तान ताउन करता रहा है, और अगर ईरान में कल ऐसे इशूज हों और पाकिस्तान ताउन न करे तो ईरान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लिहाजा ये तो ईरानियों के भी अपने मफाद में है कि वो बॉर्डर मैनेजमेंट में भी ताउन करें और टेररिस्ट ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज करने में भी ताउन करें। मसला ये था कि ईरान ने कहीं 2001 में गालबन
इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का माहिदा किया, जिसमें एक दूसरे के बेसिस इस्तेमाल करने के लिए माहिदे में गुंजाइश थी कि आप बेसिस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया चाहता तो ईरानियन बेसिस से पाकिस्तान के ऊपर हमले कर सकता था। एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी और बहुत लंबे वक्त तक ये उनकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है। और बड़ा आदमी हैरान होता है कि ईरान का अपना फोकस हमेशा इजराइल रहा है और इजराइल के साथ उनके यानी सारा जो इजराइल की मुखासमत है उसी की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह के साथ भी उनके ताल्लुकात खराब रहे, लेकिन इंडिया के इजराइल के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे और ईरान उस पर राजी था। लिहाजा ये चीज चलती रही, जाके चाबहार का किस्सा भी हुआ। ये तो अभी इंडिया ने ईरान की बजाय अमेरिका का साथ दिया जब उन्होंने दोबारा सैंक्शंस लागू की, जब उन्होंने इनके साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो था वो ट्रंप ने खत्म किया, तो उस वक्त के बाद इंडिया से थोड़ा बहुत इनका दूरी हुई, वरना तो ये इंडिया के साथ बिल्कुल यकजा थे। अब ये कहना मुश्किल है कि 100% ईरान इसमें उनकी सरकारी तौर पे मर्जी शामिल है यानी दहशतगर्दी में, लेकिन एक चीज जरूर है कि उन्होंने इन ग्रुपों को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पाकिस्तान ने बारहा उनको बताया है कि आपकी सरहद के अंदर इनके कैंप्स हैं और कैंपों का बाजू को भी लोकेशन वगैरह भी बताई है, लेकिन समहाउ ईरान ने अभी तक नहीं किया। अब चीज ये है कि आप फेंस लगाना चाहते हैं और फेंस की बड़ा जरूरी है कि ईरान मुखालफत ना करे, क्योंकि बाज़-औक़ात एक मुल्क अपनी हटदर्मी के तहत मुखालफत करता है कि इसमें एक मसला ये है कि इसी तरह के इल्जामात ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर भी लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन, बलूचिस्तान की सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल होती है। तो सर उसमें कितनी हकीकत है? देखिए बात यह है कि अब्दुल मालिक रेगी यहाँ उसका ग्रुप था, उसके लोग थे कुछ यहाँ पे, और ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये जो ट्राई जंक्शन है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का सरहद का, ये एक डिस्टेबलाइज इलाका है और बड़ी ऑप्शंस हैं ये जो दहशतगर्द यहाँ से ऑपरेट करते थे उनके लिए कि वो पाकिस्तान से निकल के ईरान में ऑपरेट करें और फिर जहाँ अफगानिस्तान में निकले। ये वो चीज थी जो कि प्रॉब्लम करती रही, लेकिन उसके बावजूद जब भी ईरान ने कहा है, पाकिस्तान ने कोई आगे से उनको कंडेम नहीं किया, बल्कि यही कहा है कि हम तावन करेंगे और बड़ी कोशिश के साथ बाज़ जगहों पे हमने ऑपरेशंस भी किए। अब्दुल मालिक रेगी का आपने खुद जिक्र किया, वो बहुत बड़ा एक टारगेट था, वो हमारी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन पे इन्होंने पकड़ा जब वो आ रहा था दुबई से फ्लाइट लेके पाकिस्तान की तरफ। तो ये वो चीजें हैं जो कि उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि ईरान के पास ऑप्शन कोई नहीं, इसके अलावा उनको तावन करना होगा, आज नहीं तो कल। उसकी वजह ना सिर्फ ये है कि यहाँ से भी टेररिस्ट ग्रुप जाते हैं जिनके लिए हमको पाकिस्तान के तावन की जरूरत होगी, बल्कि हम हमसाया है और एक दूसरे का अमन जो है वो मुंसलिक है एक दूसरे के साथ। और ये एग्जैक्टली अच्छा साहब ये बताइएगा कि वो किस किस्म के टेररिस्ट नेटवर्क्स होते हैं जो ईरानी सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करते किस तरह, मतलब सर वहां पे एग्जैक्टली उनका तरीका क्या होता है कार्रवाई का? देखिए जो नेटवर्क्स थे यहाँ पे वो बेसिकली तो ईरानियन बलूचिस्तान के लोग हैं, और चूंकि इसी तरह उनके इधर बलोच भी एक तो एथनिक रिलेशनशिप मौजूद है, फिर मेरे ख्याल रिश्तेदारियां भी हैं, तो उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ पनाह मिल जाती है, लिहाजा वहां पे वो जाके कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म करते हैं, किसी जगह पे हमला किया। आपको याद होगा कि जब इंडिया में पुलवामा का वाकया हुआ तो उसी दौरान उससे कोई एक आध 2 दिन पहले ईरान में भी एक बस के ऊपर हमला हुआ था और ईरानियों ने फौरन हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि जनाब उधर से। अब चीज ये है कि इस तरह के वाकयात वहां भी होते रहे हैं और ये दाइश के लोग भी हो सकते हैं। अब देखिए दाइश जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद है और अफगानिस्तान से अगर कल वो ईरान में ऑपरेट करना शुरू कर दे या वो हमारे वाला रास्ता इख्तियार करें कि यहां से जाएं और वापसी पे अफगानिस्तान की तरफ चले जाएं, तो आप सोचिए कि क्या ईरान को जरूरत नहीं होगी तावन की? हमने किया है, ईरान, रशिया, पाकिस्तान, चाइना मिलके हमने अफगानिस्तान के मामले में एक मुश्तरका लाएहमल इख्तियार किया है। तो मेरा ख्याल है यहाँ भी अमन की खातिर एक मुश्तरका लाएहमल बनाने की जरूरत है, जो हो जाएगा अगर ईरान के साथ हम जिस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं और ईरानियों को ऑन बोर्ड रखेंगे ये फेंस के मामले में, तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर के मसले के ऊपर ईरानियों ने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया था और कश्मीरियों की हमायत की थी, जबकि अरब मुल्कों ने नहीं की। तो वो कई ऐसे नुकात हैं जहां आपकी एक हमंगी मौजूद है, एक ऐसी सोच मौजूद है जहां आप एक दूसरे से तावन कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी जीरो सम गेम नहीं है, ये सिर्फ
इन चीजों को बैठ के सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्त का नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद 12 मई के वाक़े को तकरीबन 12 साल होने को, उस वजह से कितना नुकसान हुआ था, आज भी कुछ दिल रोते हैं, आपको बताएंगे। लेकिन उससे एक और अहम खबर उसी सेगमेंट में शामिल करेंगे कि बानी MQM वो आज क्यों रो रहे हैं, उनकी जान को किससे खतरा है, उनकी जान आखिर वो क्यों लगता है उनको कि उनकी जान खतरे में। बात करेंगे वक्फे के बाद। वक्त था कि कराची से आए रोज बोरीबंद लाशों की खबरें आती थी। लिसानी और फिरका वाराना बुनियादों पर कत्ल गारतगरी का तूफान बपा था। बत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के वाकयात शहर में इस वक्त गूंज रहे होते थे। और ये पहचान थी उस MQM की जो पूरे कराची में दहशत की अलामत समझी जाती थी। और ये पहचान बानी MQM की भी थी जो अब खुद बेचारगी की तस्वीर बनते नजर आ रहे हैं। और वो बानी MQM जो दहशत गर्दी की मिसाल वो अब कह रहा है कि मुझे कत्ल किया जा सकता है। गुज़िश्ता दिनों अमेरिका, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और कनाडा में अपने कारकुनों से खिताब में वो शख्स जिससे हर किसी को खतरा था वो कह रहा था कि मेरी जान को खतरा है। MQM उस शख्स के अहकामात पर कराची के अमन को उजाड़ दिया करती थी और बार बार उजाड़ती थी। और आज से 13 साल पहले 2007 में 12 मई के दिन भी इसी सफाक शख्स के हुक्म पर कराची में दिन दहाड़े सरेआम खुली सड़कों पर खून की होली खेली गई। जब सुप्रीम कोर्ट के माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कराची आए और अदलिया की बहाली का ख्वाब देखने वाले शहरी उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट जाना चाहते थे, लेकिन बजाय सिक्योरिटी सख्त होने के अचानक शहर की सड़कों से सिक्योरिटी गायब हो चुकी थी और इनकी जगह दहशतगर्दों और अमन दुश्मनों ने ले ली थी। अहम और हसास सड़कों पर खुलेआम फायरिंग करते रहे और इन्हें रोकने वाला को 12 मई 2007 की सुबह से ही शहर गोलियों से गूंजने लगा था। और उस दिन को कराची के शहरी शायद ही कभी भुला सकें, फरामोश कर सकें, क्योंकि उस दिन 48 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया गया। हसास और अहम तरीन शाहराह पर गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे, लेकिन कातिलों के हाथ रोकने के लिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि उल्टा यही दहशतगर्द पुलिस को अहकामात दे रहे थे। पुलिस क्यों सफाक कातिलों के सामने बेबस हो गई थी? क्या वजह थी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून तोड़ने वालों पर हाथ नहीं डाल रहे थे? क्या हुकूमत खुद चाहती थी कि हालात खराब हो? इन सवालों का जवाब उस वक्त के मुशीर दाखिला ने खुद ही दे दिया था कि ये तो अपने लोग हैं, हम इनके खिलाफ पुलिस को गोली चलाने के अहकामात नहीं दे सकते। कराची की सड़कों पर कातिल दंदना रहे थे और सूबाई हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर रही थी और मुल्क के सदर इस खून खराबे को अवाम की ताकत करार दे रहे थे। MQM और सदर मुशर्रफ के इसी रवैये ने इन सवालात को जन्म दिया कि क्या हुकूमत खुद ये हंगामा आराई चाहती थी? क्या कराची की सड़कों पर खून की होली किसी गठजोड़, किसी प्लान का नतीजा थी? और अब इन सवालों के जवाब भी सामने आते जा रहे हैं। नाज़रीन, MQM के जो रहनुमा मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि सानह 12 मई के पीछे MQM या बानी MQM का हाथ है, अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है। पहले ऑपोजिशन की जानिब से बार बार यही इल्जाम लगाए जाते रहे कि 12 मई की दरिंदगी के पीछे बानी MQM और जनरल मुशर्रफ का किरदार है, जबकि आज के वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस वाक़े का जिम्मेदार MQM को ही करार दिया करते थे। यही नहीं बल्कि इस हौलनाक वाक़े में मुलव्विस कई मुल्ज़िमान भी अब जो इंकशाफात कर रहे हैं, इससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि लंदन में बैठे बानी MQM ही सानह 12 मई के मास्टरमाइंड थे। MQM के साबिक रुकन असम्बली कामरान फारूकी ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि इस सानहे की सारी मनसूबाबंदी MQM के मरकज 90 पर की गई थी। ये वो सानहा था जिसके लिए किसी ऐनी शाहिद की जरूरत नहीं थी, किसी गवाह की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शाहराह फैसल पर खेली जाने वाली खून की होली पूरी दुनिया ने बराह रास्त देखी थी। इस सानहे में 50 के करीब अफराद कत्ल और 130 से ज्यादा जख्मी हुए, जबकि सैकड़ों गाड़ियां अमलाक भी नजर आतिश कर दी गई, जबकि 16 मुकदमात में मेयर कराची वसीम अख्तर समेत 40 से ज्यादा MQM के कारकुनान नामजद हैं और अब तक इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुकदमात की समाअत आज भी मुकम्मल होने के मुंतज़िर है, आज भी इस केस का फैसला आना बाकी है, आज भी इस पर GITs बन रही हैं। नई GIT भी बन गई, लेकिन असल मुल्जिमों का तयन नहीं हो सका। उस वक्त के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सबीउद्दीन ने तहकीकात के लिए लार्जर बेंच भी बनाया था, लेकिन 13 बरस गुजरने के बाद आज तक ना तो कातिल का पता चल सका, ना कातिल बेनकाब हो सका और किसी को सजा हो सकी, जबकि इस
पूरी सूरत हाल के बाद वो जमातें भी सिंध के इक़्तिदार पर आईं जो इससे मुतासिर भी हुई थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।